नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुए 42 साल हो गए और मोदी राज के 8 साल हो गए। 2 साल और बचे हैं लोकसभा चुनावों के, और इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा मैजिक मंत्र अपनाएगी या विपक्ष ऐसी कैसी रणनीति अपनाएगा कि मोदी राज का खात्मा करेगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक जादुई पार्टी है। जादू कर जाती है देखते देखते और माहौल को बदल देती है, चुनावी माहौल को रातों रात। अरसे से देखा गया कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में, पदयात्राओं में भीड़ ही भीड़ इकट्ठा थी और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में बिल्कुल भीड़ नहीं इकट्ठा होती थी और भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती थी प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए। तमाम लटके झटके लगा करके भारतीय जनता पार्टी भीड़ इकट्ठा करती थी, लेकिन स्वतः ही स्फूर्त भीड़ होती थी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सभा सम्मेलन में, रैलियों में, पदयात्राओं में लोग उमड़ पड़ते थे। लेकिन जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपको पता है कि कौन कौन सी ऐसी वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है? सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव हुए थे, उसकी बात कर रहे हैं। या किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है, विपक्ष क्यों हारता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो उसका थिंक टैंक है, और उसका थिंक टैंक है आरएसएस। आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को अंजाम देती है, नैतिक कार्य भी करती है, अनैतिक कार्य भी करती है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण भी करती है और पुलवामा जैसे कांड भी करती है आरएसएस के कहने पर। मतलब कि किसी भी सूरत में हमें चुनाव जीतना है तो जीतना है, कुछ भी करना पड़ जाए, अनैतिक करना पड़ जाए, नैतिक करना पड़ जाए, पाप करना पड़ जाए, पुण्य करना पड़ जाए, किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। छल छद्म से, साम दाम दंड भेद से, हर तरह से अगर चुनाव जीतना है तो जीतना है। और अगर जीत हुई है, जीत होते होते रुकी है या कुछ सीटों से हार हो रही है, तो उसका मैनेजमेंट करना और नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को खरीद फरोख्त करना, ये सब काम अगर कोई जानता है तो बखूबी भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जानते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मीडिया मैनेजमेंट को अंजाम देती है, जिस तरह से सरकारी भोंपू बना करके रख दिया है, गोदी मीडिया बना करके रख दिया है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, इससे भी भारतीय जनता पार्टी की सफलता और कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। 24 घंटे मोदी मोदी मोदी, मोदी के पक्ष में, मोदी के समर्थन में जो खबर दिखाना है वही दिखाइए। मोदी के खिलाफ कोई खबर नहीं दिखाना है। मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाना है, बल्कि मोदी 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 करके एक मोदीमय माहौल बनाना है और एक असफल मोदी को सफल मोदी के रूप में कैसे दिखाया जाए, इसके लिए उनका मीडिया मैनेजमेंट है। और विपक्ष के पास क्या है? अब 2 साल रह गए हैं चुनाव होने के लिए लोकसभा के। विपक्ष में अभी कोई सुगबुगाहट ही नहीं है, विपक्ष में कोई उहापोह की स्थिति बनी हुई है और असमंजस की स्थिति है। कभी ममता बनर्जी
कोई फ्रंट बनाती हैं, तो कभी कांग्रेस चिंतन शिविर में कोई फ्रंट बनाने लगती है, तो कभी शरद पवार कुछ बयान देने लगते हैं, तो कभी कांग्रेस विहीन मोर्चा बनाने की बात होने लगती है। तो अभी यही सब चल रहा है, जबकि चुनाव सिर पर आ गए हैं। एक तरह से कहिए लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है। अगर 2 साल पहले तैयारी नहीं शुरू की जाएगी तो वही हाल होगा जो 2019 में हुआ था और 2014 में हुआ था। और अभी भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल पर काम शुरू हो गया है। आपको हम बता दें कि हमारे कुछ जानकार हैं फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद के, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है बूथ पर। बूथ को कैसे सही करना है, कैसे बूथ के लोगों को पटाना है, कैसे उनको सब्जबाग दिखाना है, कैसे वहां से आंकड़े इकट्ठे करने हैं कि हाँ मोदी के पक्ष में हवा चल रही है या मोदी के विपक्ष में है। अगर पक्ष में हवा चल रही है तो अच्छी बात है, उस हवा को और तेज करने की जरूरत है। और अगर मोदी के विपक्ष कोई लहर है या कोई हवा है तो उसको मोदी मैजिक से कैसे तब्दील कर दिया जाए मोदी के पक्ष में, इस पर काम शुरू हो गया है। और बूथ लेवल पर कई लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं, नाम नहीं बता सकते हैं, और उनका फोन आता है, उन्हें कहते हैं कि उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इस काम के लिए। और दूसरी तरफ विपक्ष है कि अभी उसमें एकता का ही अभाव है। कौन सा फ्रंट बनेगा, कौन सा तीसरा मोर्चा बनेगा, कौन सा राष्ट्रीय मोर्चा बनेगा, कौन सा एकता मोर्चा बनेगा, क्योंकि एक पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ करके जीत नहीं सकती, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो। बल्कि कांग्रेस पार्टी की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है, और इतनी बुरी हालत हो गई है कि बगैर किसी फ्रंट के या बगैर किसी गठबंधन के वो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर ही नहीं सकती। और 2014 और 2019 में उसने यूपीए के घटक दलों के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का सामना किया, लेकिन फिसड्डी साबित हुई, हार हुई, और बुरी तरह से हार हुई। और उसके बाद उसके पार्टी में जितने नेता थे सब एक एक कर पार्टी को छोड़ने लगे। और अभी तक तो जितने नेता थे, बड़े नेता, वो छोड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी में जाते, अब दूसरी पार्टियों में भी जाने लगे। समाजवादी पार्टी में खुले रूप से तो नहीं आए हैं, लेकिन अलिखित रूप से कपिल सिब्बल आ चुके हैं, और कपिल सिब्बल को राज्यसभा का सदस्य बनाने की तैयारी चल रही है। और कपिल सिब्बल जैसे एक महत्वपूर्ण नेता जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पार्टी को कानूनी मुसीबतों से भी उबारते रहे हैं कांग्रेस में, अगर वे पार्टी छोड़ देते हैं तो समझिए कि पार्टी की क्या स्थिति हो गई है आज। और इनका जो G23 गुट है, इस G23 में कितने लोग किधर भाग करके जाएंगे चुनाव के पहले, वो तो देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह की तैयारी चल रही है कांग्रेस की, संगठनात्मक रूप से या चिंतन के रूप में, या जिस तरह से भी, या पार्टी को इकट्ठा किए रहने के बस के उसमें भी नहीं है पार्टी सोनिया गांधी की पार्टी को एकताबद्ध किए रहे, पार्टी की एकता बनी रहे, कोई जाने नहीं पाए टूट करके। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों में उसका कठिन अनुशासन है, कठोर अनुशासन है, उस अनुशासन के दायरे में विधायकों को, सांसदों को रहना पड़ता है, और किसी भी अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ वे मुंह नहीं खोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसकी पार्टी में प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र नहीं, उसकी पार्टी में राजतंत्र है, और शुद्ध राजतंत्र है कि कोई भी मुंह नहीं खोल सकता। वरुण गांधी हुए, सुब्रमण्यम स्वामी हुए, और कभी कदाचित कोई और नेता हुए, तो ये मुंह खोल देते हैं, लेकिन इनको भी धमकाया जाता है, दबाया जाता है, और शांत रहने के लिए सारी कोशिशें की जाती। नितिन गडकरी कभी कभी खुल करके बात करते हैं, जो कि नहीं डरते हैं मोदी जी से, उनके ऊपर संघ का हाथ है ऐसा माना जाता है। लेकिन इन सब के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना कर सके। और कांग्रेस में या जितने भी विपक्षी दल में हैं, इन सब में कोई एकता नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है,
जब मर्जी हो रहा है तब लोग बयान दे रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत का सबसे बड़ा कारण है तो वो है उसका थिंक टैंक आरएसएस। आरएसएस के इशारे पर सब कुछ होता है और आरएसएस के लाखों प्रचारक हैं जो कि आरएसएस का प्रचार करते हैं, लेकिन चुनाव के समय या चुनाव के पहले, चुनाव के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं और उनका वो प्रचार नहीं बल्कि कुप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं और लोगों में नफरत के बीज बोते हैं। बताया जाता है कि आरएसएस के लोग जब गांव में जाते हैं, शाखाओं में जाते हैं और वहां के लोगों से बातचीत करते हैं तो उन्हें पैसे दे करके वोट खरीदने की भी बात करते हैं। और कई जगह ऐसे पकड़ में भी आया है कि वोट खरीदने के लिए आरएसएस के लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन बूथ लेवल पर काम करने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी सशक्त है और काम करती है, वैसा काम न तो कांग्रेस में हो पाता है, न समाजवादी पार्टी में, और मायावती का तो नाम लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि वो पार्टी नहीं रह गई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितना हो सकती है उतना वो ताकत लगाती है, बाहर रह करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है और उससे फायदे भी हासिल करती होगी। निश्चित रूप से इस काम के को कोई फ्री में नहीं करेगा, उसको पैसा दिया जाएगा और उसके यहाँ सीबीआई, आईडी और सीआईडी के छापे नहीं पड़ेंगे। जो उसका कमाया हुआ है, कितने हजार करोड़ रुपए कमा करके रखी हैं, सुरक्षित रहेगा उनकी पीढ़ियों के लिए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विपक्ष को दबा कर रखा है, डरा कर रखा है, धमका कर रखा है। अब लालू यादव को देखिए, शुरू से जब से मोदी सरकार आई है तभी से वे जेल में बंद हैं और अगर छूटे भी तो फिर से जेल भेजने की तैयारी हो गई, फिर से सीबीआई के छापे, फिर से पुलिसिया कार्रवाई। और ऐसा जो है एक दो के साथ काम कर दिया जाए तो तीसरा आवाज उठाएगा ही। मायावती को इस तरह से दबा दिया जाए, डरवा दिया जाए, धमका दिया जाए कि वो लालू यादव बनने की जरूरत ना कर सकें, और लालू यादव को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए कि गलती ना होने के बावजूद भी गलतियां ढूंढ करके उन्हें जेल भेजा जाता रहे जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा इस बार बिहार में। लालू यादव को अगर सीबीआई के छापे से प्रभावित करने या उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। एक तरह से ये लालू यादव पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की नजदीकियां इधर बढ़ रही थी लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल से। इसलिए जो और इसी तरह से हर राज्यों में उसके विपक्ष के साथ कार्रवाई होती है और ममता बनर्जी के सामने लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। वो ऐसा चट्टान है जिससे टकरा करके भारतीय जनता पार्टी के का छल बल दल जितनी भी इनकी शक्तियां हैं लौट आती है। इस तरह से ओबीसी एससी एसटी को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है उसमें भी वो कामयाब रहती है। यादव विहीन पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। अब भले ही स्वामी प्रसाद या राजभर जैसे नेता उभर कर आए हों, लेकिन इनका पूरा प्रभाव ओबीसी समाज पर नहीं है। आज के जो ओबीसी नेता हैं और विपक्ष में हैं, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि वो बेताज बादशाह हैं। उनके अंदर उनको मानने वाले, उनको फॉलोअर या उनके लिए भीड़ इकट्ठा करने वाले या भीड़ में शामिल होने वाले ओबीसी नहीं है। और अखिलेश यादव के साथ तो पूरा यादव समाज जुड़ा हुआ है और दूसरे समाज के भी लोग कुछ जुड़े हुए हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि पार्टी को फायदा पहुंचा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में उसने जिस तरह से बड़े पैमाने पर ओबीसी एससी एसटी को
शामिल कर रखा है और उन्हें यह घूंट पिला दिया है कि आरएसएस में जातिवाद नहीं होता है, आरएसएस में छुआछूत या ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। यह जो घुट्टी पिला दिया है और अफीम चटा दिया है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, एससी, एसटी के बहुत से लोग हैं। और आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर जितने भी अधिकारी या कहें कि जितने भी पद हैं, उन पर सब पर ओबीसी, एससी, एसटी को ही रखा गया है। पंचायत स्तर या जिला स्तर के ऊपर ही ऊंची जातियों या अन्य जातियों, मतलब कि ऊंची जातियों को नेतृत्व सौंपा गया है। तो इस तरह से ओबीसी समाज और एससी, एसटी के लोग अगर बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने इनको तैयार कर रखा है, तैनात कर रखा है और इनको भुगतान कर रही है, तो वे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं। और आज के दौर में किसी को रोजगार मिल जाए और इस तरह का रोजगार मिल जाए कि भारतीय जनता पार्टी पैसे खिलाती रहे और वो बूथ मैनेजमेंट का काम करता रहे, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जहां कहीं नौकरियां नहीं मिल रही है, जहां कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां कहीं लोगों की कमाई नहीं हो पा रही है, जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ करके अगर 40-50 हजार रुपए हर व्यक्ति को मिल जाते, और मिल रहे हैं, बूथ लेवल पर जो ये सर्वे कराती है उनको अभी से लोकसभा चुनाव के लिए तैनात कर दिया गया है और हर एक व्यक्ति को 40-50 हजार रुपए दिया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना अकूत पैसा है, देश भले कमजोर हो, देश की अर्थव्यवस्था भले डूब रही हो, देश का विदेशी ऋण भले ही 139 लाख करोड़ हो गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमीर है, आज भी अमीर है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। उसके लिए जितने भी अडानी, अंबानी और जितने भी कारपोरेट हैं वो सब अपना खजाना खोल देते हैं कि जितना मर्जी हो उतना ले लो। और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को आता है उतना पैसा किसी भी राजनीतिक दल को नहीं आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये ऐसा एक व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी उद्योगपति, कोई भी कारपोरेट अगर किसी पार्टी को दान करता है तो वो डायरेक्ट दान नहीं करता है, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो दान करता है। और उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि कौन कारपोरेट का कौन सा घराना कौन सी पार्टी को कितना दान दे रहा है, ये नहीं बताया जाएगा। और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 800 करोड़ से ज्यादा अभी तक फायदा मिल चुका है उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर। तो इस तरह से आर्थिक रूप से संपन्न है, आरएसएस जैसा थिंक टैंक है, ओबीसी, एससी, एसटी को आरएसएस में जोड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी के निचले पायदान पर शूद्रों की जहां जगह होती है वहां पर जोड़ा गया है। और साम दाम दंड भेद हर तरह से चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। अगर किसी राज्य में 40-50 सीट, 2-4 सीट, 10 सीट, 15 सीट आना बाकी रह जाता है तो उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, जो कि एक मैनेजर के रूप में, चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं और अपने छल बल साम दाम दंड भेद का उपयोग करके और करोड़ों रुपए खिला करके उन्हें अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, विधायकों, सांसदों को खरीद लेते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करती है, अफवाह फैलाती है, नैरेटिव गढ़ती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाती है, लाभ पहुंचाएगी कुछ लाख लोगों को या कुछ करोड़ लोगों को, और उसका प्रचार इतने बड़े पैमाने पर कर दिया जाएगा कि लगता है कि 80 करोड़ लोगों को इसने राशन दिया है। और 80 करोड़ लोगों का राशन दिया है तो साथ में यह भी कह दिया जाएगा कि नमक हलाली नमक हरामी नहीं करना है,
तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, उसका थिंक टैंक है, उसके पास नैतिक अनैतिक फार्मूले हैं, जुमले हैं, झूठ हैं, वादे हैं, स्लोगन हैं, तुकबंदी है। इसके द्वारा वो लोगों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती है और एक ब्राह्मणवादी सवर्णवादी पार्टी होते हुए सभी जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने और तादाद में स्थापित करने की पूरी कोशिश करती है और इस कोशिश में कामयाब भी होती है। आपको पता होना चाहिए, आप देखते भी होंगे अक्सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए जिस भी राज्य में जाते हैं उसी राज्य के हो जाते हैं और उसी राज्य की वेशभूषा पहनते हैं। इसका बहुत असर पड़ता है और 2-4 लाइन उस राज्य की भाषा से बोलना भी शुरू करते हैं। अपना भाषण की शुरुआत भी उस राज्य की भाषा से ही करते हैं। तो इस तरह से लोगों को दिलों को छूने की कोशिश करते हैं और मन की बात तो हमेशा ही करते हैं, टीवी पर करते हैं, रेडियो पर करते हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रमुख नरेंद्र मोदी ने किसानों को किसान जीवी या आंदोलन जीवी कहा था, उस तरह से ये वोट जीवी, चुनाव जीवी 24 घंटे रहते हैं और 24 घंटे इनके दिमाग में चलता रहता है कि फला राज्य को कैसे जीता जाए, लोकसभा की चुनाव को कैसे जीता जाए और चुनाव में ही जीते हैं और चुनाव में ही इनका सारा समय गुजरता है और चुनाव के लिए रणनीतियां बनाने के लिए, चुनाव के लिए उम्मीदवार फाइनल करने के लिए और चुनाव के लिए जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देने के लिए, साम दाम दंड भेद किसी भी सूरत में जीतने के लिए। और यह सब इच्छा शक्ति विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष में वो शक्ति नहीं है, विपक्ष में कोई थिंक टैंक नहीं है, विपक्ष में अपने वोट को सहेजे रखने की कुवत नहीं है और विपक्ष में जिस तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम होता है, इससे भी उसकी हार का बहुत बड़ा कारण होता है। बहरहाल अभी 2024 2 साल बाकी है। अब इस 2 साल में गंगा में बहुत सा पानी बहने वाला है। उस समय की क्या स्थिति होगी, लेकिन अगर इस समय लोकसभा चुनाव के विश्लेषण के मद्देनजर कहा जाए कि कौन जीत सकता है, तो निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी 2024 को जीतने के लिए काफी नजदीक लगती है। और लेकिन यह कोई आखिरी फैसला नहीं है। अगर विपक्ष सशक्त हो जाता है तो जितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और जितना ज्यादा महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महामारी की वजह से जनता की जो हालत है, इसके मद्देनजर चुनाव जीत सकता है विपक्ष।